सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोग मतलब अभी देखा जाए 10th क्लास का सबसे हार्डेस्ट टॉपिक में यही आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन समझ जाओगे तो वो क्लियर हो जाएगा। उतना भी हार्ड नहीं है, हम बताएंगे तो सारा क्लियर ही हो जाएगा। लेकिन तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात करें तो इसका अगर डेफिनेशन का बात करें तो इट इज द एबिलिटी टू मटेरियल टू बेंड द लाइट। मतलब इसके अंदर एबिलिटी होता है किसी लाइट को क्या करने के लिए, बेंड करने के लिए। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन बात करें हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो तरीके के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे होते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात कर रहे हैं हम लोग अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अगर अच्छे से जाने, एन से डिनोट करते हैं या कहीं कहीं लोग म्यू से डिनोट करते हैं इसको। एनसीईआरटी हमारा एन से डिनोट किया है, इसलिए हम लोग एन भी कर सकते हैं, म्यू भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन में भी। सी अपॉन में भी, सी अपॉन में भी कहने का मतलब क्या हुआ कि सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम। यहां पर एयर और वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट यहां का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे, लेकिन ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और ये जो भी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम का स्पीड ऑफ लाइट। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो रेयरर मीडियम का बात करें, रेयरर मीडियम में, रेयर मीडियम में तुम्हारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है कि कम होता है? स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है? क्योंकि रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट इसलिए होता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, कम होते हैं। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होंगे, ज्यादा होंगे। डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम का बात करें तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्लो। अब बात करें हम लोग रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्ट क्यों है, डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट स्लो क्यों है? तो कारण ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें उसको क्या बोलेंगे, रेयरर मीडियम। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा यानी वो उसको क्या बोलेंगे, डेंसर मीडियम। अगर एग्जांपल के थ्रू समझाएं तो कि यहाँ पर तुम एक इंसान खड़ा है और यहाँ पर भी एक इंसान खड़ा है और इस वाले एरिया में और इस वाले रास्ते में इसमें बहुत सारा क्या है, एयर। बहुत सारे क्या है इस एरिया में, एयर। ऐसे में कुछ भी एयर नहीं है। तो बताओ दोनों में जाना आसान किस में होगा, इस वाले में। इसमें बहुत अच्छी तरह से जाओगे क्योंकि इधर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंस है जिसके कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये डेंस नहीं है, नॉर्मली है, इसलिए हम चल जा रहे हैं। इसीलिए ये बोला जाता है जिसमें जितना डेंस होगा, ये डेंस बताने का भी काम करता है, जो जितना डेंस होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, कम होगा। और जितना हवा नहीं, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझाए हैं, मतलब इसका डेंसिटी के बारे में बताए हैं। जिसका ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब क्या कि वो ऑप्टिक डेंसिटी का बात नहीं जो मास बाई वॉल्यूम हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में या फिजिक्स में। केमिस्ट्री में ही पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। तो वो डेंसिटी का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी का बात किया जा रहा है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी कहने का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब कि लाइट का डेंसिटी। यहाँ पर किसके बात किया जा रहा है, लाइट का डेंसिटी, ना कि तुम्हारा मास बाई वॉल्यूम वो वाला डेंसिटी बात नहीं किया जा रहा है। ऊपर है एयर और नीचे है वाटर। जैसे हम यहाँ पर फिगर से समझे, अगर मान लो ये तुम्हारा क्या है, रेयरर, ये रेयरर है और ये क्या है, डेंसर। ये तुम्हारा मान लो वाटर हो गया
और ये मान लो तुम्हारा क्या हो गया, इसको एयर मानते हैं, एयर, और इसको क्या मानते हैं, ग्लास। एयर और ग्लास का तुम्हारा क्या हो गया, ये रेयरर और ये डेंसर। मतलब डेंसर मतलब जिसमें बहुत ज्यादा डेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा हो। अगर मान लो ये डेंसर है तो इतना समझ में आ रहा है कि इसके रेयरर के कंपेयर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अधिक है। अगर हम पहले ही अगर हम बता दे रहे हैं कि ये डेंसर मीडियम है, इसका मतलब हमको पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में, मीडियम 1 के कंपेयर में मीडियम 2 का क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अधिक है। इतना तो पता है। 3 केस में लाइट को लेते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल, और ये भी तुम्हारा क्या हो गया, नॉर्मल। मान लो इसमें भी हम कितने डिग्री का डाल रहे हैं, कितने डिग्री से डाल रहे हैं लाइट को, मान लो यहां से 60 डिग्री का लाइट डाल रहे हैं, इसको भी कितने डिग्री से, 60 डिग्री, और यहां पर भी कितने डिग्री से, 60 डिग्री। ये मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, मीडियम 1 और मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो हम लेते हैं 1.3, इंडेक्स 1.3 मान लो कितना मानते हैं, मान लो 4 मानते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मानते हैं 1.36, और इसका मीडियम सेम है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अलग अलग है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब ही होता है वो कितना डेंस है, वो कितना डेंस है। अगर मान लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, उतना बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान से समझना, आखिर कैसे होगा बेंडिंग ऑफ लाइट अधिक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है, ध्यान समझना। देखो इसको जाना चाहिए था कहां पर, एकदम सीधा जाना चाहिए था। इस लाइन को एकदम कहां जाना चाहिए था, सीधा। इस लाइन को कहां जाना चाहिए था, इस रे को एकदम सीधा जाना चाहिए था। हमको पता है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, मतलब ज्यादा होता है, उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो यानी बेंडिंग ऑफ लाइट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, अधिक होगा। अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है यानी डेंसिटी कम है, उसमें बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, कम। जैसे यहां पर बात करें, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा यानी डेंसिटी भी ज्यादा, डेंसिटी भी ज्यादा। तो जब डेंसिटी ज्यादा है तो इसका जो एंगल बनेगा बहुत ही कम बेंड होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग क्या होगा, हल्का कम होगा। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेंडिंग ऑफ लाइट के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट के। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाएंगे बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगा, जब बढ़ेगा। इसके और इसके कंपेयर में सबसे ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट किसका है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, इस वाले का। यानी इसमें सबसे ज्यादा बेंडिंग होगा, इसमें इससे कम होगा, और इसमें इससे भी कम होगा। अगर मान लो ये तुम्हारा कितने डिग्री का हो रहा है, मान लो 30 डिग्री का बेंडिंग हो रहा है, तो ये कितने डिग्री का होगा, 20 डिग्री। और ये कितने डिग्री का होगा, मान लो 5 डिग्री। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतना बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा। इसका बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा नहीं हुआ है, देखो तो कितना बेंडिंग, इसमें इतना डिग्री का बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ है, इसमें कितना हुआ है, इतना ही हुआ है, इसमें कितना हुआ है, इतना ही हुआ है। नहीं समझे, नहीं समझ में आया। जिसका बेंडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगा, इतना समझ लो। अच्छा ये बताओ, ये तुम्हारा लाइन है, तुम्हारा नॉर्मल ये वाला होता है, यहां से लाइट आया, अगर सीधा चल गया तो 1 भी % बेंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर सीधा चला गया तो बेंड नहीं हुआ, बेंडिंग कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा इसका, अगर मान लो हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा बेंड करते हैं, इतना करते हैं तो थोड़ा सा बेंड हुआ,
नहीं हुआ। अगर यहां करते हैं तो और थोड़ा बेंड हुआ, और पूरा यहां करते तो पूरा बेंड हो गया। नहीं समझे? यानी इन तीनों में से बेंडिंग सबसे ज्यादा किस में हो रहा है, कौन से केस में? फर्स्ट वाला में हो रहा है, सेकेंड वाला में हो रहा है, या थर्ड वाला में हो रहा है? अब तुम बताओ, तीनों में से सबसे ज्यादा बेंडिंग किस में हो रहा है? थर्ड वाला में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी थर्ड वाला में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा है। इसमें हल्का इससे कम हो रहा है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इसके कंपेयर में इसका क्या है, कम है, और इसके कंपेयर में इसका सबसे कम है, जिसके इसमें कम बेंडिंग हो रहा है, इसमें इससे ज्यादा हो रहा है, इसमें इससे ज्यादा हो रहा है। कम होगा तो कम बेंडिंग होगा। अभी क्या बताएं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 था, इसलिए बेंडिंग कम हुआ। इससे ज्यादा है इसलिए और ज्यादा हुआ, इसका और भी ज्यादा है इसलिए और भी ज्यादा हुआ इसका बेंडिंग। इसीलिए बताया गया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेंडिंग ऑफ लाइट के। नहीं समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया ना? सबसे पहले हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब अब समझने के लिए बताया गया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 और विथ रिस्पेक्ट टू का मतलब हिसाब से होता है, मतलब 2 के हिसाब से 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 2 के हिसाब से 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ध्यान से समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? n से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। इसको लिखेंगे कैसे? जो यहां रहेगा वो वैल्यू कहां जाएगा, नीचे, नीचे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट मतलब स्पीड ऑफ मीडियम, स्पीड ऑफ मीडियम क्या होगा 1, और स्पीड ऑफ मीडियम 2। इस तरीका से लिखेंगे। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर with respect to glass, refractive index of water, refractive index of glass, velocity of medium, ग्लास का वेलोसिटी, वेलोसिटी ही बोला जाता है, स्पीड उसका वेलोसिटी ही हो गया। वेलोसिटी ऑफ ग्लास बोल सकते हैं, या स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड और वेलोसिटी सेम ही ना होता है, बस डायरेक्शन आ जाता है उसमें। वेलोसिटी ऑफ क्या हो सकता है, ग्लास, और वेलोसिटी ऑफ वाटर। इसमें देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ y और वेलोसिटी ऑफ x। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ एयर। ये लिखने का तरीका है। दो टाइप्स के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट कहने का मतलब ये हुआ कभी भी एब्सोल्यूट सुनाई दे, बस वहां पर तुमको याद रखना है एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, एयर या वैक्यूम क्वेश्चन में भी दिखाई दे, कहीं पर भी क्वेश्चन में दिखाई दे एयर वैक्यूम, बस आंख बंद करना, बोलना कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फर्स्ट मीडियम एयर वैक्यूम होना चाहिए, फर्स्ट मीडियम क्या होना चाहिए, एयर वैक्यूम, और सेकेंड मीडियम कुछ भी हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्स्ट मीडियम एयर वैक्यूम हो, सेकेंड मीडियम कोई भी मीडियम हो, हम लोग कहेंगे वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
और ये वाला जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें दिया रहता है विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ये वे, मतलब कोई भी मीडियम आ गया, एयर वैक्यूम को छोड़कर कोई भी मीडियम आ गया, ये तुम्हारा कैसा इंडेक्स होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या कोई मेंशन नहीं किया है, तुम्हारे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है ये एयर है या वैक्यूम है, तुम लोग समझ जाना कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। इसका क्या होगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमेशा अगर सी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंगे, ऊपर में हमेशा सी होगा, और सी का वैल्यू ऑलवेज लेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमें पता चल जाएगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला को पुट कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या रखते हैं क्या नहीं रखते हैं, और सी का वैल्यू यही सेम रख देना ऊपर में, और नीचे में हमको पता करना पड़ेगा क्या रखें और क्या नहीं रखें। और पहला ये समझ में आ गया क्या होता है। अब जैसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। आखिर हम क्यों डायरेक्ट ये लिखेंगे, यहाँ पर प्रूफ है इसका। जैसे देखो अभी क्या बताएं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, उसका प्रूफ निकलेगा, यहां से प्रूफ निकलेगा, देखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ ग्लास। यहां तक क्लियर। अब देखना, हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है 1.00023 के लगभग होता है, 2 होता है, 3 होता है, 2 होता है, कहीं कहीं 3 भी लिखा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली मानेंगे 1। क्या मानेंगे, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर हम कहीं लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, और वेलोसिटी ऑफ एयर किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। वी ए किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर या वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम किसके बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ एक जगह पर क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, यहाँ भी रहेगा ना, वैक्यूम हो या एयर हो, वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। यानी हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, अगर इन दोनों इक्वेशन को ले हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू v अपॉन a और v g होता है ना। यानी एन जी का वैल्यू क्या होता है नहीं पता है, रख दिए नीचे। एन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1, ये आ रहा है ना कैमरा में। तो एन ए का वैल्यू क्या है, तो यहां पर 1 रख दिए इक्वल टू, ये भी ए है, इसके जगह पर क्या होगा, और ये क्या है VG पता है हमें नहीं पता है, तो दिखाई दे रहा है ना कुछ कि एन जी इक्वल टू सी अपॉन में VG, नहीं आ गया, नहीं आ गया ये। और ये बताए तो हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का वैल्यू 1 होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर या वैक्यूम उसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है या 1.003 होता है, हम लोग अप्रोक्सीमेटली उसको मान सकते हैं 1। तो और VA स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसको किससे डिनोट किया जाता है, V से डिनोट किया जाता है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया C, मतलब ये वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट एयर वैक्यूम C होता है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम किसी को भी हम लोग किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं। तो ये समझ रहे हो ना कि एन ए अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर होता है, V A C के बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एन जी अपॉन एन ए वी ए अपॉन वी जी, तो एन जी का वैल्यू एन जी और वी एन ए का वैल्यू क्या है 1,
और वी ए की जगह पर हम लोग सी लिख सकते हैं और एन जी। इससे क्या हमको दिखाई दे रहा है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर है ना, फिर भी हम लोग को ग्लास का वैल्यू निकलना है, तो यहाँ पर ग्लास, यहाँ पर भी ग्लास। डायरेक्ट ऊपर स्पीड ऑफ लाइट रखो, यहाँ वेलोसिटी ऑफ जी रखो, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रखो, वैल्यू निकल जाएगा। या क्वेश्चन तुम्हारा इस टाइप का आ गया, यानी क्वेश्चन तुम्हारा किस टाइप का आ गया, इस टाइप का, ध्यान से समझना। यानी क्वेश्चन आ गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो रिफ्रैक्ट यहां पर कैसे लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वेलोसिटी ऑफ एयर। यानी हमको पता है एन ए का वैल्यू क्या होता है, एन ए का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन में, एन जी का वैल्यू क्या होता है नहीं पता है, वी का वैल्यू क्या होता है नहीं पता है, और वी ए का वैल्यू क्या होता है सी होता है। यानी अगर इसको हम लोग रेसिप्रोकल करते हैं तो एन जी बराबर क्या रहा है सी अपॉन में वी जी। देख रहे हो बात से मारा है, समझ रहे हो ना। यहां पर भी एन जी दिया हुआ है और यहां पर किस अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं फिर भी एन जी सी अपॉन वी जी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं तो सी अपॉन में वी जी। अरे समझ में, चलो आएगा नहीं, एयर और वैक्यूम आएगा सेम ही आएगा, एयर या वैक्यूम रहे कोई भी मीडियम में, एयर या वैक्यूम रहे कोई भी मीडियम में, डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर, अगर यहाँ पर मटेरियल एम है तो मटेरियल वेलोसिटी ऑफ मटेरियल एम लगा दो, वैल्यू निकल गया। हाँ यानी ये तुम्हारा एब्सोल्यूट आ रहा है, इसके कारण ये फॉर्मूला निकल रहा है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट या एनी मटेरियल तो सी अपॉन में एनी मटेरियल, वी का एनी मटेरियल। नहीं समझ में आया। यानी एब्सोल्यूट में डायरेक्ट, तो हमें क्वेश्चन में यही ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में एब्सोल्यूट हमें पता चल जाए, थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए कि ये क्वेश्चन एब्सोल्यूट है, हमको कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं करना है जो रिलेटिव में कर रहे थे, उतना कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसको पुट करो, एन एम सी अपॉन में वी एम। दोनों तरीके से देखो, रिफ्लेक्टिंग ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर किए फिर भी मेरा वैल्यू इतना ही आया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास किए फिर भी मेरा वैल्यू कितना आया इतना ही आया। या कोई भी मटेरियल रख दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी सी ओपन में बीएम के ही बराबर आएगा। समझ में आ रहा है ना। रिलेटिव में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा, डायरेक्ट एब्सोल्यूट केवल तुमको पहचान करना है कि कौन एब्सोल्यूट है और कौन रिलेटिव है। एब्सोल्यूट पहचान हुआ, आंख बंद करो, यही फॉर्मूला रख दो, आंसर। है समझ में। चलिए लिखिए इसको। कल के क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सबसे पहला चीज क्या था कि अगर हम लोगों को पता चल जाए कि ये जो मीडियम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोग डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला लगाते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू सी अपॉन में वी। सी का वैल्यू हम लोग ऑलवेज पुट करेंगे क्या, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, वहां पर फिक्स वैल्यू होगा। जब रिलेटिव का बात करें तो रिलेटिव में क्या होता है कि एयर वैक्यूम को छोड़कर कोई सा भी मीडियम आ जाए उसको हम लोग बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर वैक्यूम बस नहीं होना चाहिए, अगर किसी भी मीडियम में एयर या वैक्यूम आ जाता है तो वहां एब्सोल्यूट हो जाएगा, और उसको छोड़कर कोई भी मीडियम आ जाए तो हम लोग कहेंगे क्या, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे दिया हुआ है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, देखो क्या
फटा गया है, धूल उड़ गया है क्या? मेरा उल्ला भाई का सही है ना? देखिए, जैसे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब फर्स्ट मीडियम और सेकेंड मीडियम का क्या रेशियो, उसी को क्या बोला जाता है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका भी रूल सेम है, जैसे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। इसमें ना तुम्हारा एयर दिया हुआ है ना वैक्यूम दिया हुआ है, केवल एयर वैक्यूम को छोड़कर कोई भी मीडियम आ जाए हम लोग बोलेंगे ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और जहां पर एयर वैक्यूम दिखाई दे हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो यहां पर लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू अपॉन में डायमंड, और स्पीड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये हो गया। इसमें भी सेम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड। ये इतना क्लियर हो गया। ये लिखने आ गया ना कैसे लिखा जाता है, किसी भी अगर विथ रिस्पेक्ट टू लिखने के लिए आ जाए तो ये इस प्रोसेस से हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जैसे अब तुम लोगों को फिगर बना कर दे एग्जाम में, अगर मान लो ऐसे विथ रिस्पेक्ट टू बनाकर ना दे, केवल फिगर बना कर दे, तो उस केस में हम किसके रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे? तो याद रखना, जिस मीडियम से लाइट जिसमें जा रहा हो, जैसे हम लोग ये डायमंड वाला मीडियम है और ये ग्लास का मीडियम है। अब ये डायमंड से लाइट जा किस में रहा है? ग्लास में। तो सबसे पहले हम उसी के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, यानी किस में जा रहा है? ग्लास में। यानी यहाँ पर ग्लास लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे? डायमंड। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। जिस मीडियम में जाएगा उसका सबसे पहले लिखेंगे, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट जाएगा उसका नाम सबसे पहले आएगा। यानी इसमें भी सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू अपॉन में ग्लास, क्योंकि ये जो ग्लास है वो हमेशा कहाँ जाएगा? नीचे। जो यहाँ पर रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा, याद रखना। अगर चेंजिंग हुआ यानी मतलब गलत हो रहा है। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसे या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या मान लो ये लाइट, ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये तुम्हारे दे दिया मान लो किरोसिन। किरोसिन को हम लोग के से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? के से। और ये मान लो तुम्हारा हो गया क्या? चलो ग्लास ही मानते हैं। ये तुम्हारा क्या हो गया? ग्लास। अब मान लो रेज ऑफ लाइट यहाँ पर आया, रेज ऑफ लाइट क्या आया? यहाँ पर आया। अब बताओ किरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है? ग्लास का ज्यादा होता है। रेयरर से डेंसर, यानी ये तुम्हारा जो रेज ऑफ लाइट है वो नॉर्मल की तरफ आएगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। इसमें तुम्हारा डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ज्यादा होता है। यानी डेंसर डेंसर से कहां जा रहा है? रेयरर में। यानी डेंसर से रेयरर में जाता है तो नॉर्मल से क्या करता है? दूर भागता है। इसलिए इसका लाइट, रेज ऑफ लाइट कहां गया? दूर गया। इसमें एयर का क्या बात करते तुम? किरोसिन से कहां आया? ग्लास में। यानी अब इसको ये बताओ कि जो रेज ऑफ लाइट है वो जा किस में रहा है? किस मीडियम में? ग्लास में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। यानी जो जिसमें जाएगा उसका नाम सबसे पहले होगा। समझ में आया? यानी क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किरोसिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन किरोसिन। समझ में आया ना? फिगर क्या? हाँ तो बात करो। फिगर से भी समझ में आ गया। अगर फिगर बना कर दे तो हम लोग कैसे समझेंगे किसके रिस्पेक्ट में क्या लिखेंगे। अगर ऐसे लिख कर आ जाए तो कैसे लिखेंगे ये भी समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करिए। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर
If refracting index of glass and water with respect to air are 3/2 and 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water? क्वेश्चन तुमसे दिया है कि ग्लास और वाटर एयर के रिस्पेक्ट में 3/2 दिया हुआ है और 4/3 दिया हुआ है, मतलब वाटर और ग्लास और वाटर का, ग्लास का दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू एयर के हिसाब से 3/2 और वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3। तो बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो जो जैसे दिया हुआ है वैसे चुपचाप केवल लिखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब ग्लास का भी एयर के साथ और वाटर को भी एयर के साथ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3/2। 3/2 दिया हुआ है। अगर इसको हम लोग जैसे अभी सीखे हैं उसके हिसाब से लिखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो जाएगा? 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है? 3/2। या इसको हम लोग एक तरीका से और लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको कैसे लिख सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इतना हो गया। अभी हम बताएं इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी NAG जो है उसको लिख सकते हैं ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, नहीं लिख सकते हैं। और इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? बराबर 3/2 इक्वेशन फर्स्ट। इतना बराबर इतना दिया हुआ है ना, इक्वेशन क्या मान ले इसको? फर्स्ट। अब दूसरा इक्वेशन पढ़ो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? एयर। विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है? 4/3। 4/3 दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? लिख सकते हैं ना, कितना दिया हुआ है? 4/3। यानी इसको एक तरीका और से लिख सकते हैं हम लोग, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर लिख सकते हैं। यानी इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर AW इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू 4/3 इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों इक्वेशन समझ में आया है? चलो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को आपस में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3/2 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4/3। A/B C/D दिया हुआ है, यानी A/B लिखकर इसको ऊपर और इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यानी क्या लिख सकते हैं? NG/NA मल्टीप्लाई NA/NW नहीं लिख सकते हैं, इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 3/4, मतलब ये वाला ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे, ये वाला ऊपर और ये वाला नीचे। यानी देखो NA कट गया, यानी क्या बच गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू, देखो 3 जा 9 80 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन ये बोला था ना, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। नहीं समझ में आया? अब जैसे ये जो दिया हुआ है ये वाला, ये किसके बराबर होगा? देखना, जैसे यहाँ पर जी लिखा हुआ है ना, जो W रहता है वो कहाँ जाता है? आगे की तरफ जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये W है तो ये नीचे जाएगा, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। देखो Ng/Nw, Ng/Nw आया है वैल्यू, Ng/Nw आया है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, अरे लगे ध्यान समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना। चलो सब लोग अलग अलग बैठे, तो चलो अजित आओ आगे, आओ चलो फिर चलो, तू ही बैठ जा। देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5 एंड दैट ग्लास इज 1.8, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहले हमको पहचानना पड़ेगा कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या तुम्हारा क्या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सबसे पहले हम लोगों को पहचान करना है कि ये एब्सोल्यूट है या रिलेटिव है। तो अगर एब्सोल्यूट रिलेटिव पहचानने का तरीका भी बताए थे कि अगर एब्सोल्यूट रहेगा, एयर वैक्यूम दिखाई दे तो समझ जाओ कि ये वो क्या है, एब्सोल्यूट है। और विथ रिस्पेक्ट टू वाला पोर्शन दिखाई दे, वो इसका मतलब वो क्या है, रिलेटिव है। या जैसे मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी पहले से दे दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इतना। तो अगर ऐसे बोले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये सब बोले तो समझ जाएंगे कि वो क्या है, रिलेटिव है। लेकिन अगर नॉर्मली केवल बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इतना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, यानी ये तुम्हारा एब्सोल्यूट होगा। क्या होगा, एब्सोल्यूट होगा। तो इसमें तुमसे दिया हुआ है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 1.5, और आगे बोला है कि रिफ्रैक्टिव एंड ग्लास इज 1.8 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.8। अब आगे बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास तुमको क्या करना है, फाइंड करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या करना है, फाइंड करना है। यानी तुमसे एब्सोल्यूट दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है, रिलेटिव। क्वेश्चन में एब्सोल्यूट है और फाइंड करना है क्या, रिलेटिव। अब रिलेटिव फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्ट, हाँ देखो अगर नॉर्मली तुमसे बोल रहा है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब ऐसे बोल रहा है कि ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट है। अगर बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर इतना, तो हम लोग कहेंगे वो रिलेटिव है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास नहीं निकालना है, ये भी निकालना है, तो सबसे पहले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी निकालना पड़ेगा। ग्लास दिया हुआ है और वाटर भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्पीड। अगर ये दोनों फाइंड करने के लिए हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो देखो कैसे होगा, जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास बराबर क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट वाटर। ये वाला फाइंड करना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इतना हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अगर वाटर निकालना है, फाइंड करना है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से अगर हम लोगों को उसका स्पीड फाइंड करना हो, तो एब्सोल्यूट अपन क्या होता है, सी अपॉन में क्या होता है, वी डब्ल्यू, सी अपॉन में वी डब्ल्यू, क्योंकि जो यहाँ पर रहता है वही उसके अपॉन में रहता है। यानी एन डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 1.5 और इक्वल टू
सी कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपन में VW कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, VW नहीं दिया हुआ है। यानी अगर हम लोग क्या करें कि VW अगर निकालें तो VW इक्वल टू क्या होगा, VW यहाँ जाएगा और 1.5 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपन में यहाँ पर क्या जाएगा 1.5। VW इक्वल टू, अब चलो कितना हो जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, यानी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर यहाँ तक। अगर जैसे यहाँ पर हम लोग VW निकाले हैं, वैसे ही हम लोग को क्या निकालना है, VG। क्या निकालना है, VG। तो VG निकालने के लिए NG निकालना पड़ेगा। NG इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन में VG, यानी NG का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.8, यानी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और अपॉन में VG का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। यानी VG इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और अपॉन में 1.8। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या बोला है, हम लोगों को क्या क्या, देखो हम लोगों को क्या क्या पता चल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर पता है, वाटर इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास पता है। अब क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहला इसमें हम लोग सोल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। क्लियर यहां तक। यानी इक्वल टू NW का वैल्यू दिया हुआ है क्या, क्या, तो अगर उतना कुछ करना ही नहीं है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये करना ही नहीं, हम लोगों को इसका क्या फाइंड करना है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास और ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या होता है, VG का वैल्यू क्या आया है 1.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और VW का वैल्यू क्या आया हुआ है, VW का 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है, तो इसीलिए देख रहे हो ना, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, अब 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, यानी क्या बच जाएगा 1.66 अपॉन में 2, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 200, यानी 166 बटा में 200 पॉइंट में कर लेना आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन का बात करें, क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी इसका वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, तो इसका क्या होता है, ऊपर क्या होगा VW होगा और नीचे क्या होगा VG होगा, नहीं होगा। और देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा ना। अब ये भी कहां जाएगा ऊपर, और ये क्या आएगा नीचे, आएगा ना, क्या आएगा कि नहीं आएगा। यानी VW बराबर क्या दिया हुआ है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और नीचे NW 1.66 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, यानी ऊपर 200 बच जाएगा और नीचे 166। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, 4 का नंबर 1 दिया हुआ है कि a light ray passes from air into a glass slab, the angle of incidence is 30 degree and the refractive index of glass with respect to air is 1.5, what is the angle of refraction। सबसे पहले हम तुम लोगों को बताए थे कि अगर कभी भी, सबसे पहले एक रे डायग्राम बनाओ कि क्वेश्चन क्या बोला है, a light ray passes from air to glass, air into glass, मान लीजिए ये एयर है और ये क्या है ग्लास,
वो कहां से कहां तक जा रहा है, एयर से कहां जा रहा है, ग्लास में। लिखा हुआ है कि अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास, मतलब एयर से कहां जा रहा है वो, ग्लास में। कितने डिग्री का एंगल बनाकर, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तीस डिग्री का एंगल बनाकर वो कहां जा रहा है, ग्लास में, ठीक है, ग्लास में जा रहा है। अब बोला गया है ग्लास में जा रहा है, तो अब ये बोला गया है कि कितने डिग्री से, 30 डिग्री से। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, हम बताए थे ना कि जिस मीडियम में जाएगा पहले, जिस मीडियम में जाएगा पहले उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। मतलब जिस मीडियम में जाएगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है। तो लाइट एयर से कहां जा रहा है, यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ग्लास से एयर में जाता तो एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। नहीं समझ में आया, बताए भी थे कल के वीडियो में कि मतलब जिस मीडियम में जाएगा उस मीडियम को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे। मतलब जिस मीडियम में जा रहा है, यानी एयर से कहां पर जा रहा है, ग्लास में, यानी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। यहां पर देखो, जैसे यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है a light ray passes from glass slab into angle of incidence, एंगल आई कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री, मतलब साइन आई 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 1.5, 1.5 दिया हुआ है ना। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, जैसे यहां पर देखिए ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन में साइन आर। भाई स्नेल लॉ ये किसके बराबर होगा, साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होगा। स्नेल लॉ यूज करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है, 1.5, और साइन आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आई का वैल्यू क्या, 30 डिग्री। आई का वैल्यू क्या थी, 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री और अपॉन में साइन आर, यानी यहां पर लिख सकते हैं साइन आर इक्वल टू साइन 30 अपॉन में 1.5, यानी साइन आर इक्वल टू 1/2 और इक्वल टू 1.5, और इसके नीचे में नहीं होगा, यानी साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 अपॉन में 15। नहीं समझ में आया भाई, 2 से कितने बार में, 5 बार में। भाई 5 से कितने बार में, 3 बार में, यानी साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन में 3 आया है। साइन आर इक्वल टू 1 अपॉन में 3, अब 1 अपॉन में 3 तक किसी का वैल्यू होता नहीं है, साइन थीटा में 1/3 किसी का वैल्यू होता नहीं है। यानी अब तुमको जैसे कुछ ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे मान लो कुछ ऑप्शन देगा, मान लो यहाँ पर 30 डिग्री, मान लो ऑप्शन देगा 45 डिग्री, मान लो ऑप्शन देगा 19 डिग्री, मान लो ऑप्शन देगा हाँ 0 डिग्री। तो ये तो पता है ना कि 1/3, ये तो 1, ये किसका वैल्यू होता है, 1/2 का। ये किसका वैल्यू होता है, 1/√2 का होता है। ये किसका वैल्यू होता है, किस, अब पता ही नहीं है। ये किसका वैल्यू होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। तो इसका 1/2, इसका 1/√2, 0 का 0, गड़बड़ यही लग रहा है ना। तो हम लोग टिक करेंगे किस पर, 19 डिग्री।